हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री नेशनल नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो पहले जो इससे पहले हमने वीडियो की है उससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं तो बेटा हमने 3 वीडियो इसमें किए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था हेलमुथ के बारे में, उसने क्या क्या उसने सुना था, क्या ऐसी इवेंट्स हुई थी जिसकी वजह से वो डरा हुआ था, ठीक है। देन वी हैड डिस्कस अबाउट वाइमर रिपब्लिक, फिर हमने देखा वाइमर रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। वो सारी बातें हमने डिस्कशन किया। देन आगे हिटलर का कैसे पावर में वो आया, हाउ वे टू पावर ऑफ जर्मनी, कैसे उसने लिया, व्हाट स्टेप्स ही टेकन टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ जर्मनी, कैसे उसने जर्मनी की जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं हमने अब तक पढ़ी हैं, तो वो हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे। सो बेटा अभी तक हमने पेज नंबर 58 पे टॉपिक है 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आगे अब हम पढ़ेंगे उसको। सो पेज नंबर 58 पे फर्स्ट पैराग्राफ है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ तक कंप्लीट है, आगे हम स्टार्ट करेंगे। ओपन योर बुक, कंटिन्यू द टॉपिक। So on 3rd March 1933 the famous enabling act was passed। क्या हुआ? On 3rd March 1933 3 मार्च 1933 को एक एक्ट पास हुआ, दैट वाज इनेबलिंग एक्ट, ठीक है। तो एक इनेबलिंग एक्ट उसने क्या किया, पास किया। दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो वहाँ पे क्या हुआ, देन फाइनली एज यू नो दैट अ मिस्टीरियस फायर वाज टेकन प्लेस इन पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। जर्मनी की पार्लियामेंट में आग लग गई थी, बड़ी रहस्यमय तरीके से, कैसे लगी कुछ नहीं पता लगा, ठीक है। तो उससे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे वो दूर हो गए, वो तो घर बैठ गए अब, ठीक है। कहाँ पार्लियामेंट लगे, तो अभी क्या हुआ, हिटलर को मौका मिल गया अपने क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो वो अपने डिसीज़न अकेले ले सकता था, ठीक है, डिक्री। तो अभी उसने इनेबलिंग एक्ट ही पास हो गया 1933 में। तो उसके बाद तो क्या हुआ, नाउ ही एक्वायर्ड ऑल पावर, सारी पावर जर्मनी के पावर पास ही आ गई, एंड ही कैन साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो क्या होता है कि अब वो पार्लियामेंट को बिल्कुल साइडलाइन, बिल्कुल दरकिनार करके रूल कर सकता था बाय डिक्री। डिक्री क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्डर इशू कर देना। So it gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. तो क्या हुआ ना, जर्मनी में जो पार्टी थी नाजी पार्टी हिटलर वाली, सिर्फ उसको छोड़ के और उसके जो एफिलिएट्स थे यानी उसके जो सहयोगी पार्टी थी उनको छोड़ के बाकी सारे ट्रेड यूनियंस यानी मजदूरों की जो यूनियन बनी थी वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज सब बैन हो गई। द स्टेट इस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। एंड स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट नाउ इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आर्मी, जुडिशरी एंड मीडिया, यानी कि सरकार ने मीडिया पे भी, ठीक है, आर्मी पे, अदालतों पे अपना कंट्रोल कर लिया। यानी सब कुछ अब क्या था, गवर्नमेंट के अंडर आ गया, कोई गवर्नमेंट के परमिशन के बिना या उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वांटेड। क्या हुआ, नाजी पार्टी एक अलग ही तरह का जर्मनी बनाना चाहते थे, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरह का जर्मनी बनाना चाहते थे। तो वो उस स्पेशल तरीके के जर्मनी को क्रिएट करने के लिए उनको कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने थे, लोगों को कंट्रोल करना था। सो दैट्स व्हाई ही दे नीड मोर एंड मोर सिक्योरिटी पर्सनल। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करनी चाहिए थे। तो एक तो उनकी नॉर्मल पुलिस थी ग्रीन यूनिफॉर्म की, वो तो थी, प्लस में उन्होंने कुछ अनदर सिक्योरिटी फोर्सेस भी बनाए दैट कैन सर्विलेंस, यानी ये जो लोगों पे निगरानी रख सकें या लोगों को वैसा रहने पे मजबूर करें जैसा नाजी पार्टी चाहती है। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, तो जो एक ग्रीन यूनिफॉर्म में पुलिस थी, इसके अलावा एंड द एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, एक स्टॉर्म ट्रूपर्स करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक दस्ता बनाया गया था।
दीज इंक्लूडेड द गेस्टेपो, ठीक है। गेस्टेपो क्या था? सीक्रेट पुलिस। गेस्टेपो क्या थे? सीक्रेट पुलिस थी। सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस। तो ये कुछ नए उन्होंने सिक्योरिटी दस्ते बनाए। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेज। तो इन ये जो न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थे, दोज हैव सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, उनको कुछ अलग पावर्स भी दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन से अलावा भी उनको पावर्स दी गई। दैट गेव द नाजी स्टेट इट रिप्यूटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाजी जर्मनी एक बहुत ही खतरनाक एक क्रिमिनल रूल या क्रिमिनल स्टेट बन गया, क्योंकि उन्होंने वो जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने हर उस क्रूअलिटी में हिटलर का साथ दिया या उसके लिए काम किया जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था काम। सो पीपल could now be detained in गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर। जो गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर थे जहाँ पे लोगों को डिटेन किया जाता था, तो किसी को भी उठाकर किसी को भी अरेस्ट करके वहाँ पे चैम्बर में टॉर्चर के लिए डिटेन कर सकते थे। राउंडेड एम एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप, फिर उसके बाद उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था जहाँ पे उनको क्या किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था उनको। ओके, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो या तो क्या होता था, अपनी मर्जी से देश छोड़ के चले जाएं, या फिर उनको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के भी जेल में डाला जा सकता था। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। तो पुलिस पावर जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, उनको फुल पावर्स जो थे वो दे दी गई थी। अब आता है रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जर्मनी ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी कि अपने पुनर्निर्माण के लिए क्या स्टेप किए, क्योंकि जर्मनी अभी तक तो बर्बाद चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद उसके जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज कहाँ चले गए, वो चले गए अदर कंट्रीज़, जैसे कुछ फ्रांस ने एक्वायर कर लिए, कोई इंग्लैंड ले गया, कोई कुछ, उसका गोल्ड ले लिया गया था, ठीक है। तो अब क्या है, जर्मनी के पास तो कुछ बचा ही नहीं था, तो जर्मनी ने अपने रिसोर्सेज को दोबारा एक्यूमुलेट करने के लिए क्या किया, एफर्ट लगाना शुरू किए, ठीक है। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एफर्ट लगाने शुरू किए। सो रिकंस्ट्रक्शन, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हजाल्मर शाक्ट। क्या था, एक इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था हजाल्मर शाक्ट, ठीक है। ये हजाल्मर शाक्ट क्या था, एक इकोनॉमिस्ट था, यानी कि अर्थशास्त्री। सो हिटलर असाइंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकवरी। तो हिटलर ने क्या किया, इसको पोस्ट दिया, भाई आप क्या करो, जर्मनी के लिए पॉलिसी बनाओ, हम जर्मनी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम रोज़गार बढ़ा सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो हजाल्मर शाक्ट ने क्या अपने व्यूज़ दिए, उसने हजाल्मर शाक्ट हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो हिटलर जो हजाल्मर शाक्ट था उसने क्या विचार दिया, बे ही वांट फुल एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड फुल प्रोडक्शन, यानी कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन करवा के वो चाहता था कि सरकार अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्शन यूनिट लगाए, ठीक है, जो उसमें सरकार पैसा लगाए और लोगों को उसमें काम करने को मिले, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। फिर वो जो प्रोडक्शन है जब वो मार्केट में जाएगा तो ऑब्वियसली बिक भी जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में एक स्पीड आ जाएगी, यानी लोगों को रोज़गार मिलने लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉक्सवैगन, ठीक है। देखो आपने बेटा एक गाड़ी का नाम सुना होगा, वॉक्सवैगन। तो ये क्या है, एक जर्मन गाड़ी है, ठीक है। वो का मतलब होता है जनता, ठीक है, जर्मन में। वैगन यानी कि कार या फिर गाड़ी, यानी कि ये क्या है, जनता की कार।
तो क्या हुआ था, कुछ ये कार यूनिट लगाई, फैक्ट्री लगाई गई थी लोगों को रोज़गार देने के लिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े रोड बनाए गए, रास्ते बनाए गए, हाईवेज बनाए गए थे ट्रांसपोर्टेशन को स्पीड करने के लिए। तो मेनली उनका टारगेट क्या था, मेनली जो उनका टारगेट था वो था लोगों को रोज़गार देने का, ठीक है। वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देना चाहते थे थ्रू दिस प्रोडक्शन सिस्टम, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, पैसा आए लोगों के पास, और फिर धीरे धीरे कंट्री के अंदर हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। अब जो उसकी फॉरेन पॉलिसी थी उसमें भी उसको शुरुआत में थोड़ा सक्सेस जो है वो मिला। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। तो उसने क्या किया, 1933 में लीग ऑफ नेशंस जो कि एक ग्रुप था, तो धीरे धीरे जर्मन इन्फ्लुएंस उस वहाँ से ख़त्म कर लिया, यानी जर्मनी पर उसका जो किसी भी तरह का अगर प्रभाव था वो ख़त्म कर लिया। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड क्या था, जर्मनी का एक रिसोर्सफुल एरिया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उस पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने, और वहाँ के रिसोर्सेज फ्रांस यूज़ कर रहा था। तो जर्मनी ने क्या किया, अपना राइनलैंड जो था वो अब छुड़वा लिया। कब, 1936 में, ठीक है। तो ये भी उसकी एक सक्सेस थी। देन integrated Austrian Germany in 1938 under the slogan of one people, one empire, one leader। और उसने क्या किया, जर्मनी से नीचे कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया, ठीक है। देखो एक बार बेटा, वैसे तो आपको यहाँ नीचे मैप दिख रहा है, तो मैप में देखो अब यहाँ जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया है येलो कलर में, ठीक है। इस तरफ फ्रांस है, आगे ये पोलैंड है और कंट्रीज़ हैं। तो जर्मनी से जस्ट नीचे है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया को उसने जर्मनी में मिला लिया, क्या कहकर, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, ठीक है। यानी कि एक लोग, एक साम्राज्य, एक नेता, ठीक है। वही कहता था कि जितने ज़्यादा नेता होंगे उतना ही खिचड़ी पक जाएगी, कोई कुछ कहेगा कुछ कहेगा, एक नेता होना चाहिए, सबका एक तरह का स्टेटमेंट रहता है, अच्छा रहता है। ही देन वेंट ऑन टू रीच जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। फिर उसने क्या किया, अच्छा देखो यहाँ पे ठीक है। तो देखो थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं। ये है यहाँ पे स्पेन, इधर है फ्रांस, और इसके ऊपर है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये एक छोटा सा आइलैंड कंट्री अलग है, आयरलैंड। फ्रांस से इस तरफ ये है जर्मनी, आप मैप में देखो, जर्मनी और फ्रांस के यहाँ बीच में है बेल्जियम, नीचे यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, ये जो मैंने आपको, ये मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है, ये क्या है ऑस्ट्रिया, और ये क्या है जर्मनी। मैंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो रेड कलर में कर दिया। तो क्या था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो 1938 में एक हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक थोड़ा सा इलाका था जो ऐसा लगता था जैसे जर्मनी में अंदर घुसा हुआ है। ये कंट्री का नाम था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया का जो वेस्टर्न यहाँ का हिस्सा था, इसका नाम था सुडेटेनलैंड, और इस एरिया के जो लोग थे वो जर्मन भाषा बोलते थे। तो उसने क्या दावा किया, भाई ये भी जर्मनी का हिस्सा है, ये बोल के वो सुडेटेनलैंड पे कब्जा करने लगा, और उसने बाकी सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया, यानी उसने यहाँ के हिस्सों पे भी अपना कब्जा जमा लिया। आगे क्या है, आगे था पोलैंड, ठीक है। अब उसने आगे पोलैंड पे भी कब्जा करने की कोशिश की। तो पढ़ो आगे,
He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. और उसने पूरा कंट्री कब्जा लिया. In all of this, he had the unspoken support of England, which has considered the Versailles verdict too harsh. तो अब उसने ये भी एरिया कब्जा लिया, बट अब तक क्या था, उसको यूके यानी इंग्लैंड का एक अंदर तरीके से समर्थन था, उसको सपोर्ट था, ठीक है, यानी अनस्पोकन. मैं इंग्लैंड बोल भी नहीं रहा था पर खिलाफ भी नहीं बोल रहा था. उसको इंग्लैंड को क्या लगता था, भाई हमने जो 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ था, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई था, भाई उनको लगा भाई हमने जर्मनी पे कुछ ज़्यादा ही हर्श कंडीशंस लगा दी थी, ठीक है, तो चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत अगर एक्वायर कर रहा है, अपनी कंडीशन सुधारना चाहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत, तो एक तरह से सिंपैथी दिखा रहा था इंग्लैंड उस टाइम पे. So these quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of country. तो इससे क्या हुआ, अब जर्मनी के लोगों को भी लगने लग गया भाई वाकई में हिटलर ने जैसा कहा था भाई वो जर्मनी को दोबारा टॉप की पावर बनाएगा, तो उनको भी थोड़ा श्योरिटी से होने लग गया, हाँ भाई ठीक है, सही चल रहा है भाई, हमने ऑस्ट्रिया हमारे पास आ गया, ये इलाके हमारे पास आ गए, ठीक है, तो उनका एरिया बढ़ रहा था, पावर बढ़ रही थी उनकी. हिटलर डिडंट स्टॉप हेयर, हिटलर यहाँ नहीं रुका. शार्ट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट विल रन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग. तो शार्ट ने क्या बोला भाई, हिटलर को उसने सावधान किया, उसने समझाने की कोशिश की भाई जो हम लोग हथियारों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, लड़ाइयों पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है, पहले इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, ठीक है, तो हमें पहले हम घाटे में हैं, ठीक है. बट हिटलर को ऐसे समझाने वाले या शांत लोग पसंद नहीं थे. सो कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी. तो सावधान लोग, समझदार लोग, इस तरह के लोग जर्मनी, नाजी जर्मनी में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, ठीक है. सो शार्क हैड टू लीव, शार्क को छोड़ना पड़ा, ठीक है, भाई यहाँ समझदारी की बात ना करो. हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. तो हिटलर को क्या लगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जीता जाएगा, ज़्यादा एरिया होगा तो फिर उसमें क्या होगा कि हमारे लिए रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करना इजी हो जाएगा. ज़्यादा एरिया मीन्स ज़्यादा रिसोर्स, ज़्यादा प्रोग्रेस के चांसेस बनेंगे. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. सो वो क्या करना है, ही वॉज एक्वायरिंग टेरिटरी फॉर रिसोर्सेज, ही वांट टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्वायर करना चाहता था. इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. अब क्या हुआ, जर्मनी ने यहाँ आगे ये जो सुडेटेनलैंड का एरिया था, चेकोस्लोवाकिया, ये भी जीत लिया था, जर्मनी यहाँ तक हो गया. अब जर्मनी को लगा ठीक है भाई जीत रहा है, जब तक बंदा जीतता है उसका कॉन्फिडेंस भी अप रहता है. अब आगे था पोलैंड, तो जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, ठीक है. पोलैंड से आगे पार्ट था रशिया का, ठीक है, आगे कौन था, रशिया. तो पहले तो उसने क्या किया, 1939 में पोलैंड पे अटैक किया. तो बेटा ये जो वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, ठीक है. तो 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो शुरू कब हुआ था 1939 में, 6 साल तक. 1939 में कब शुरू माना गया, जब जर्मनी ने 1939 में पोलैंड पे अटैक किया, ठीक है, यहाँ से इस वॉर को शुरू माना. क्योंकि अब क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस भी जर्मनी के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है. सो इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. उसकी वजह से अब जर्मनी ने आगे यहाँ पोलैंड पे अटैक कर दिया था, यहाँ था पोलैंड. तो इधर से यूके यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के साथ लड़ाई छेड़ दी. तो इस तरफ भी लड़ाई चल रही है और जर्मनी की इस तरफ भी लड़ाई चल रही थी. दोनों साइड जर्मनी जो था लड़ाई लड़ रहा था. So in September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan. तो इधर से क्या हुआ, जर्मनी ने यहाँ पर ये नीचे कंट्री इटली, तो जर्मनी, इटली
और यहाँ बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है जापान, ठीक है। जापान, जर्मनी, इटली, इन तीनों ने एक समझौता कर लिया और वो क्या हो गए, एक पावर हो गए। सो इटली एंड जापान स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, जिससे हिटलर की जो पावर थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। पपेट रेजिम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और यूरोप के अदर जो छोटे मोटे कंट्रीज़ थे, ठीक है, वहाँ पे हिटलर के फेवर वाले जो किंग थे उनको इंस्टॉल कर दिया, उनको बनाया गया था पावर में। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, तो 1940 के एंड तक तो हिटलर बिल्कुल टॉप पे आ गया, ठीक है। पिनेकल होता है पीक पॉइंट, ठीक है, वो अपने पावर के पीक पॉइंट पे था। वर्ल्ड में एक तरह से हिटलर हो रही थी। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब क्या हुआ, हिटलर ने पोलैंड जीत लिया था 1939 में अटैक करने के बाद। अब उसने ईस्टर्न यूरोप, आगे के और इलाके जीतने की कोशिश करनी शुरू कर दी, ठीक है। सो ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941, तो उसने क्या किया, जून 1941 में किस पे अटैक कर दिया, रशिया पे, जो कि उस टाइम क्या बोला जाता था, सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि रशिया तो एक बड़ी पावर है। तो सोवियत यूनियन पे 1941 में अटैक हो गया। इन दिस हिस्ट्रिक ब्लंडर, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी गलती, हिस्ट्रिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत आर्मी। यानी रशिया से पंगा लेके क्या हो गया, उसको एक तरफ तो वो यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ रहा था, जहाँ पे एरियल बॉम्बिंग हो रही थी, यानी कि हवाई जहाज़ों से बम गिराए जा रहे थे। दूसरी तरफ उसने रशिया से पंगा ले लिया, यहाँ से सोवियत आर्मीज़ आ गई, यानी कि रशिया की आर्मीज़ आ गई, ठीक है। यानी अब जर्मनी दोनों साइड से लड़ रहा था। So the Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. स्टालिनग्राद एक जगह का नाम है रशिया में, तो वहाँ पर वो लड़ाई लड़ी गई रशियन सैनिकों और जर्मन सैनिकों के बीच में, जिसमें जर्मनी हार गया। अब जर्मन सैनिक जो थे वो हारने के बाद पीछे की तरफ चलने लगे और रशियन सैनिक आगे की तरफ चलने लग गए, जर्मनी की तरफ। और करते करते कहाँ तक आ पहुँचे, जर्मनी के मेन शहर बर्लिन तक आ गए। So after this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldier. Retreating होता है वापसी, ठीक है, उनको वापस धकेलना शुरू कर दिया जर्मन सोल्जर्स को, until they reached the heart of Berlin, जब तक वो बर्लिन तक नहीं पहुंच गए। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. और उसके बाद ये जो ईस्टर्न यूरोप था ये रशिया के पावर में आ गया। Meanwhile the USA had resisted involvement in the war. अब वैसे शुरू में तो USA, अमेरिका लड़ाई में आना नहीं चाहता था। अब लड़ाई अभी देखो, इधर से यूके, फ्रांस वो जर्मनी से लड़ रहे हैं, जर्मनी, इटली, जापान ये लड़ रहे हैं, इधर से रशिया लड़ रहा है, तो ये काफ़ी कंट्री जो थी वो लड़ रही हैं। इधर से हम इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में इंग्लैंड का रूल था, हम इंग्लैंड के खिलाफ थे और इंग्लैंड जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो इसीलिए जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस और हिटलर की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, ठीक है। इवन हिटलर ने हेल्प भी किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज बनाने में, और काफ़ी ऐसी फैसिलिटी दी थी, ठीक है। इधर से जापान जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ है, जर्मनी और जापान एक साथ हैं। तो इस चक्कर में हो सकता था उस टाइम पे जापान भी इंडिया पे अटैक ना कर देता, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया भी इंग्लैंड का हिस्सा था। तो यानी कि आप देखो काफ़ी कंट्री आपस में इंक्लूड हो गई, तभी इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है। बट अभी तक USA, अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था। It was unwilling to once again face all the economic problem that the First World War had caused. अब पहला वर्ल्ड वॉर जो 14 से 18 तक लड़ा गया था, उसी में ही बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिका को। अब वो और ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहता था अपना, ठीक है, इसलिए वो लड़ाई से दूर ही रहा, वो लड़ाई में नहीं आया, ठीक है। जब तक बच सकता था बचा, बट वो हमेशा भी बचा नहीं रह सकता था। बट इट कुडंट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लंबे टाइम तक तो नहीं रह सकता था।
जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, इधर जापान यहाँ ईस्टर्न पार्ट में, जापान से नीचे एक आइलैंड कंट्री है फिलीपींस, यहाँ पर इंडोनेशिया है और यहाँ पर एक कंट्री है वियतनाम। अब ये वियतनाम फ्रांस के कब्जे में था, ठीक है। तो जापान और फ्रांस आमने सामने थे, अलग अलग पार्टियों में लड़ रहे थे। तो जापान ने यहाँ जो फ्रांस के कब्जे के इलाके थे उनको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया इस तरफ, ठीक है। सो जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच इंडो चाइना किसको कहते थे? ये वियतनाम को। यहाँ पे थोड़ा सा और भी इलाका था कंबोडिया वगैरह का। फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक। और यहाँ पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में जो भी अमेरिका के बेसिस थे, जहाँ जहाँ पे अमेरिका की आर्मी थी, जो ठिकाने थे, उन पर भी वो अपना क्या करना चाहता था? कब्जे करना चाहता था, ठीक है। तो कोशिश तो अमेरिका ने बहुत किया बट नहीं बच पाया, क्या करें, ठीक है। तो हुआ क्या, जापान ने अमेरिका के कुछ ठिकानों पे क्या कर दिया? बॉम्बिंग कर दिया। पर्ल हार्बर एक उनका अमेरिका का बेस था, वहाँ पे जापान ने बॉम्बिंग कर दिया, अटैक कर दिया। उसमें उनके बहुत सारे शिप टूट गए और सैनिक मारे गए। इस बात से फिर अमेरिका का लड़ाई में आना तय हो गया था। सो नाउ यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। द वॉर एंडेड इन मे 1945। फाइनली लड़ाई कब ख़त्म हुई? मई 1945 में हिटलर वॉज डिफीटेड, हिटलर हार गया, ठीक है। विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो मई 1945 में हिटलर तो हार गया, यानी जर्मनी तो हार गया, बट जापान हार नहीं मान रहा था, ठीक है। तो अभी जापान अभी लड़ाई में लगा ही हुआ था, वो अटैकिंग पे चल रहा था। तो अब अमेरिका के पास भी ज़्यादा चारा नहीं बचा था। तो अमेरिका ने क्या किया? जापान पे परमाणु बम गिराने की प्लानिंग की, एटम बम गिराए। तो उसने क्या किया? 2 बम गिराए। पहला 6 अगस्त 1945 को, जो कि कहाँ गिराया? हिरोशिमा पे, ठीक है। हिरोशिमा पे जब पहला बम, अब बेटा एटम बम जब कहीं पे गिराया जाता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, जिससे कि सब कुछ मेल्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो पूरा हिरोशिमा शहर बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए, ठीक है। बट जापान ने अभी भी हार नहीं मानी। तो इसलिए अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नाम की जगह पे दूसरा बम गिरा दिया। अब क्या था? अब जापान और ज़्यादा नहीं चाहता था, तो जापान ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे आके लड़ाई जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से जो बिगिनिंग में आपने स्टोरी पढ़ी थी वो हेलमुथ वाली, तो हेलमुथ के जो फादर थे उसने सुसाइड कर लिया था। वो ये कह रहा था कि भाई एलीज अब वही हमारे साथ करेंगे जो हमने अपने यहाँ ज्यूज़ एंड क्रिपल्ड यानी हैंडीकैप के साथ किया है। इसीलिए तो उसने अपने आप को गोली मार ली थी ना, क्योंकि अब क्या हो गया था 45 में जो ये एलीज थे, यानी कि रशिया, यूके, फ्रांस, इन्होंने जर्मनी पर अपना ऑक्यूपेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। जर्मनी हार गया तो सेनाएं जो थी वो अंदर आ गई जर्मनी में। उन्होंने आके यहाँ देखा, तो जब उन्होंने अंदर जर्मनी में देखा, उन्होंने देखा यहाँ तो बुरा हाल ही बहुत है, इतने लाखों लोगों को मार दिया गया और बाहर कोई रिपोर्ट तक नहीं आती थी, क्योंकि मीडिया बैन था, कोई कुछ लिख नहीं सकता था, ठीक है। तो उन्होंने जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ मुकदमा किया था, उनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया था नेक्स्ट वीडियो में, ओके बेटा। तो ये यहीं पे हम करते हैं, ओके, थैंक यू।